विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। ग्रेट वॉर इसलिए क्योंकि ये विश्व युद्ध हुआ उससे पहले कोई और विश्व युद्ध नहीं हुआ था। इससे विश्व के लगभग तमाम देश इफेक्टेड थे, करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे और खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका था। और क्योंकि ये पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ था। तब ये भी पता नहीं था कि दूसरा विश्व युद्ध होगा, इसलिए पहला विश्व युद्ध ऐसा नाम देने का कोई मतलब भी नहीं था और इसीलिए उस टाइम उसे द ग्रेट वॉर कहा गया। और बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस द ग्रेट वॉर का नाम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। अब ये पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई साल 1914 में शुरू हुआ था और 11 नवंबर साल 1918 के दिन खत्म हुआ। इसमें लगभग 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर पहला विश्व युद्ध हुआ तो हुआ क्यों? तो इसके पीछे कई कारण थे दोस्तों। हम एक एक करके इस वीडियो में टू द पॉइंट उन कारणों को जानेंगे और पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से अंत तक उसका हर एक भाग, हर एक घटना इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले विश्व युद्ध को अंजाम देने वाली कुछ घटनाएं पहले विश्व युद्ध के शुरू होने से कुछ समय पहले ही घटित होना शुरू हो गई थी। और पहले विश्व युद्ध को विस्तार से शुरुआत से समझने के लिए मैं आज आपको इतिहास के कुछ पन्नों पर ले जाता हूँ। तो बात की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया हंगेरी से। इस वीडियो में आज आप कई सारे ऐसे देशों के नाम जानोगे जिनका आज कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जो पहले विश्व युद्ध के पहले हुआ करते थे। आज ऑस्ट्रिया और हंगेरी अलग अलग देश है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगेरी, मैं इन दोनों देशों के नाम एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस समय ये एक ही देश हुआ करते थे और नाम था ऑस्ट्रिया हंगेरी। और सन 1867 में ये दोनों देश एक दूसरे में विलय होकर एक बड़ा देश, एक राष्ट्र बन चुके थे। साल 1914 की बात करें तो यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर था, उसके लेफ्ट साइड में जर्मनी का एम्पायर था जो आज के जर्मनी से बड़ा है। तब पोलैंड नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। वहां रशिया में यूएसएसआर का यानी कि एक रशियन बहुत बड़ा एम्पायर था। और इसके नीचे आज के दिन जो टर्की है, उस वक्त वो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। और इसके अलावा एक और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का एम्पायर हुआ करता था। तब अटलांटिक ओशन के उस पार अमेरिका नाम का एक देश तो हुआ करता था, लेकिन वो देश अपने अलग ही भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय और औद्योगिक हितों से निस्बत रखता था। उससे यूरोप से खास कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा भारत जैसा देश ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत था। चलिए अब हम फिर से पूरी दुनिया घूमने के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी पर फिर से जाकर फोकस करते हैं। तो अब ऑस्ट्रिया हंगेरी की बात करें तो मूल ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस जोसेफ इस महान राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अब इस सम्राट का एक बेटा था, उसका वारिस, जिसका नाम था फ्रांस फर्डिनांड। मतलब कि फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया हंगेरी का राजकुमार था। अब ये बात है 28 जून साल 1914 की, रविवार का दिन था। और इस दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी का राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड, जिनकी आयु उस समय 50 वर्ष थी, वो राजकुमार इस दिन यानी कि 28 जून साल 1914 के रविवार खुद अपनी पत्नी सोफी के साथ सारायेवो जाने के लिए निकलते हैं। आज लगभग 100 साल के बाद भले ही उस राज्य और उनके वारिस के नाम हमें अनजान लगे, लेकिन अगर इतिहास की दौर पकड़कर हम 100-125 साल पीछे चले जाएं, तो ये सब नाम हमारे सामने आना लाजमी है। अब दोस्तों, इस ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजा का बेटा फ्रांस फर्डिनांड सारायेवो जाने के लिए निकला तो सही, लेकिन आखिर ये सारायेवो है क्या? चलिए पहले वो जान लेते हैं। तो ये सारायेवो वास्तव में उस समय के बोस्निया हर्जेगोविना नाम के एक 51,000 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार वाले देश का पाटनगर था, उसकी कैपिटल थी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साल 1867 में ऑस्ट्रिया और हंगेरी, यूरोप के दोनों अलग अलग राज्य, एक होकर एक बड़ा देश बने थे। उसी देश ने यानी कि उसी देश के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने साल 1908 में यानी कि पहला विश्व युद्ध होने से कुछ 6 साल पहले बोस्निया हर्जेगोविना नाम का ये करीब 51,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला देश, ये पूरा विस्तार जीत लिया था। तो अब कायदे से ये बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया हंगेरी नाम के विशाल देश की सत्ता में आते थे और इस पूरी एंटायर भूमि के राजा थे फ्रांसिस जोसेफ। लेकिन वेट, ये बोस्निया हर्जेगोविना कहां से आया? तो दोस्तों, इसके लिए आपको साल 1914 का यूरोप का नक्शा फिर से दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए,
आज के टाइम जो सर्बिया, बोस्निया, रोमेनिया और बुल्गारिया नाम के जो देश है, जिन्हें हम आज कुछ बाल्कन कंट्रीज का हिस्सा मानते हैं, ये कंट्री उस समय ऑटोमन एम्पायर में थी। लेकिन जैसे कि मैंने आगे बताया, साल 1908 में ऑस्ट्रिया हंगेरी नाम के देश ने, यानी कि वहां के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने बोस्निया और हर्जेगोविनिया को जीत लिया। और उस समय ऑस्ट्रिया हर्जेगोविनिया को जर्मनी का भी सपोर्ट था, और तब ऑटोमन एम्पायर अपने देश का हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगेरी में जाने से बचा नहीं पाया था। इनफैक्ट तब ऑटोमन एम्पायर कुछ नहीं उखाड़ पाया था। अब बात ये आई कि ये बोस्निया हर्जेगोविनिया नाम का जो देश था, वो करीब 400 सालों तक ऑटोमन एम्पायर का गुलाम रहा। और 400 सालों के बाद भी इन्हें आजादी तो नहीं मिली, लेकिन उनका देश एक और देश ऑस्ट्रिया हंगेरी का गुलाम बन गया। मतलब कि बोस्निया हर्जेगोविनिया के लोगों के लिए तो ऐसी बात थी कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। आजादी तो उन्हें अब भी नहीं मिली, और इस बात से बोस्निया हर्जेगोविनिया में रहने वाले लोग बहुत ही गुस्सा थे। वो आजाद होना चाहते थे। अब दोस्तों आप समझे कि बोस्निया हर्जेगोविनिया, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, उसे अब ऑस्ट्रिया हंगेरी ने जीत लिया था। और फ्रांस फर्डिनांड, जो ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुमार थे, वो अब कायदे से बोस्निया हर्जेगोविनिया के भी राजकुमार हुए, क्योंकि ये देश उनकी ही सत्ता में आते थे। अब दोस्तों फिर से हम फ्रांस फर्डिनांड पे आते हैं। फ्रांस फर्डिनांड, जो ऑस्ट्रिया हंगेरी का राजकुमार था, वो बोस्निया हर्जेगोविनिया नाम के अपने ही जीते हुए देश के एक शहर सारायेवो पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो 28 जून साल 1914 के दिन रविवार को। अब दोस्तों दरअसल राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड के सारायेवो जाने से पहले उनके देश के गुप्तचरों ने उन्हें सारायेवो न जाने की सूचना दी थी। तो अब आपके मन में सवाल यह उठेगा कि राजकुमार को उनके ही देश के एक शहर जाने से उनके गुप्तचर क्यों रोकेंगे? तो बात यहाँ पर साफ है दोस्तों, राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड को खतरा था बोस्निया हर्जेगोविनिया के क्रांतिकारियों से, जो बोस्निया हर्जेगोविनिया को हर हाल में एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। और सारायेवो शहर कहाँ था? तो वो था बोस्निया हर्जेगोविनिया में। बोस्निया हर्जेगोविनिया के क्रांतिकारियों ने तो सारायेवो में अपना एक संगठन भी बनाया था, जिसका नाम था ब्लैक हैंड। अब ये क्रांतिकारी सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के सामने, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि सम्राट की सत्ता को ललकारने की उनमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये क्रांतिकारी किसी तक की तलाश में थे, और सम्राट के बेटे यानी कि राजकुमार का सारायेवो जाना उनके लिए बहुत ही बड़ी तक थी। तो इस प्रकार सम्राट के वारिस और उस पूरे देश के राजकुमार की जान को सारायेवो में खतरा था, और इसीलिए राजकुमार को उनके गुप्तचरों ने ये चेतावनी दी थी कि सारायेवो मत जाइए। अब यहाँ पर जब राजकुमार के गुप्तचरों ने उनको वहां जाने से मना किया, तो राजकुमार ने उसका जवाब ये दिया कि मेरी जान तो हमेशा खतरे में रहती है, हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। और ऐसा इस राजकुमार ने इसलिए कहा क्योंकि दरअसल आगे भी 3 बार इस राजकुमार को मारने के विफल प्रयास हो चुके थे, और तीनों बार चमत्कारिक रूप से उनका बचाव हुआ था। और शायद इन घटनाओं ने उस राजकुमार को नसीब में मानने वालों में से एक बना दिया था। अब इस 50 साल के राजकुमार ने अगर अपने गुप्तचरों की बात को मानकर सारायेवो जाने का फैसला न लिया होता, तो आज हम इस दुनिया को जैसे देख रहे हैं, शायद वो वैसी ना होती। क्योंकि पहले विश्व युद्ध ने इस पूरी दुनिया के भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय और आर्थिक हर पहलू को बदल दिया। और पहले विश्व युद्ध में और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने आज की दुनिया को जन्म दिया। और इसलिए करीब 100 साल पहले हुआ प्रथम विश्व युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब दोस्तों इस तरह ये राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर ऐसे तंग वातावरण में सारायेवो पहुंचा। रविवार के दिन सारायेवो में एक शाही ट्रेन जाकर रुकी और ये दोनों दंपति ट्रेन से बाहर निकले। समय था सुबह के लगभग 9:45। वहां के प्रांतीय गवर्नर ने इन दोनों पति पत्नी का बहुत ही भव्य स्वागत का आयोजन किया था। इसके बाद रेलवे स्टेशन में स्वागत की इस औपचारिकता को खत्म कर करीब 6 मोटर कारें इस शाही दंपति को लेकर सारायेवो के टाउन हॉल की तरफ चल पड़ी। टाउन हॉल में शहर के और कई बड़े लोगों ने इन दोनों पति पत्नी के लिए और कार्यक्रम रखे थे। अब रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल जाने वाली इन 6 मोटर कारों में कई मोटर कारें खुली छत वाली थी, और राजकुमार और उनकी पत्नी सोफी एक खुली छत वाली मोटर कार में बैठे थे। धीरे धीरे उनकी कारों का काफिला आगे बढ़ा, और रोड के एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी और दूसरी तरफ कैनाल थी। कैनाल के आगे एक मोड़ था,
और मोड़ के पास एक पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ना था। अब रेलवे स्टेशन से लेकर इस पूरे रोड पर बहुत सारे लोग इस दंपति को देखने के लिए आए थे और उन्हें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। आखिरकार राज्य का राजकुमार पहली बार सारायेवो पहुंचा था, किंतु इस भीड़ में कई सारे क्रांतिकारी भी थे जो आज इस राजकुमार का काम तमाम करने के लिए वहां आए थे। अब आगे मोड़ आने की वजह से इन सभी मोटर कारों की गति थोड़ी धीमी हुई और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उस भीड़ में शामिल एक क्रांतिकारी ने अपनी जेब में से एक बॉम्ब निकाला और खुली छत वाली राजकुमार की मोटर कार पे ही सीधा फेंक दिया। लेकिन इस बार भी देखिए दोस्तों क्या हुआ, बॉम्ब सीधा गाड़ी की बोनेट से टकरा के दूसरी तरफ गिरा और बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद बॉम्ब फूटते ही उस बॉम्ब फेंकने वाले शख्स ने अपनी जेब से साइनाइड की गोली निकाली और तुरंत खा ली और उसके बाद वो पुल से नीचे गिर गया। लेकिन उसका भी नसीब देखिए दोस्तों, जहर धीमा साबित हुआ और उस कैनाल में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं था। इस वजह से वो शख्स बच गया और उसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर दिया गया। इधर राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड ने अपने ड्राइवर को मोटर रोकने का इशारा किया। वो मोटर से उतरे और पीछे मुड़ के देखा तो उनके पीछे की गाड़ी के 2 अफसरों को ईजा हुई थी और इन 2 अफसरों के अलावा करीब 10-12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस राजकुमार ने अपने अफसरों से कहा कि इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और कुछ समय बाद राजकुमार अपने काफिले को लेकर फिर से टाउन हॉल की ओर रवाना हुए। जब वो टाउन हॉल पहुंचे तो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने टाउन हॉल में मौजूद कुछ अग्रण्य लोगों और अफसरों से कहा कि मैं यहाँ पर शुभेच्छा के लिए आया हूँ और मुझ पर यहाँ पर बॉम्ब फेंका जा रहा है। वहाँ पर होने वाले कार्यक्रमों में राजकुमार को कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने बीच में ही इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और बॉम्ब धमाके में हुए घायलों की खबर लेने के लिए खुद को और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दिया। दरअसल इस राजकुमार की पत्नी सोफी बॉम्ब धमाके में हुए हादसे से बहुत ही घबरा गई थी। वो अब किसी भी हाल में अपने पति के साथ रहना चाहती थी, इसलिए राजकुमार फर्डिनांड के साथ जाकर वो भी हॉस्पिटल में पहुंचकर इजाग्रस्तों को देखना चाहती थी। इसके बाद राजकुमार फर्डिनांड और उनकी पत्नी सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे और इस बार भी उनके साथ वही काफिला और वही 5 मोटर कारें थी और इस बार राजकुमार और उनकी पत्नी तीसरे नंबर की खुली छत वाली मोटर कार में बैठे थे और टाउन हॉल से मिलिट्री हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी वही था जहां से वो पहले आए थे और इस रास्ते पर कुछ कुछ जगहों पर अभी भी भीड़ मौजूद थी और इस भीड़ में अभी भी बोस्निया हर्जेगोविना के 6 सशस्त्र क्रांतिकारी भी मौजूद थे। राजकुमार फर्डिनांड की मोटर कार आते देख और जहां पर ये मोटर कार फिर से धीमी हुई उस तक का पूरा फायदा उठाते हुए उनमें से एक क्रांतिकारी जिसका नाम था ग्रेवरिलो प्रिंसेप, जो उम्र में सिर्फ 19 साल का था, उसने मौका देखते ही अपनी पिस्तौल निकाली और फिर वो राजकुमार की गाड़ी की ओर बढ़ा और एक के ऊपर एक गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनमें से एक गोली राजकुमार फर्डिनांड के गले पर लगी और वो पीछे की ओर गिर पड़े और एक गोली उनकी पत्नी सोफी को पेट में लगी। लेकिन कुछ समय तक तो सोफी को गोली का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उन्हें संवेदना होने लगी और वो पति के पैरों में ही गिर पड़ी। इस अफरा तफरी में अचानक राजकुमार फर्डिनांड के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तुरंत उनके गले पर रुमाल बांधा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफी दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद दोनों मृतदेहों को लश्करी सलामी देने के बाद सारायेवो से वियना भेजा गया। राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड की हत्या का ये पूरा किस्सा बहुत ही ट्रेजिक था और बेशक अब इसकी असर पूरे यूरोप में होने वाली थी, लेकिन इसका महत्व इतना भी नहीं था कि वो पूरी दुनिया में ऐतिहासिक पलटवार कर दे। पर फिर भी पिछले 100 सालों में हुए विश्व के परिवर्तन का कारण ये किस्सा बना। ऊपर से एक और नई बात इसका कारण बनी। 28 जून साल 1914 को राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड को मारने वाला 19 साल का शख्स गेवरिनो प्रिंसिप मूल सर्बिया का नागरिक था। अब सर्बिया के लोग बोस्निया हर्जेगोविना के लोगों के साथ इसलिए थे क्योंकि उनका कल्चर आपस में बखूबी मिलता था। बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया दोनों के ही लोग स्वाल जाति के थे, इसलिए सर्बिया के क्रांतिकारी भी बोस्निया हर्जेगोविना के साथ खड़े थे। इसलिए ग्रेवरिनो प्रिंसिप सारायेवो के क्रांतिकारियों के साथ था और सारायेवो के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब ये जिस देश का नागरिक था सर्बिया, वो ऑस्ट्रिया हंगेरी के दक्षिण में आता था और ये देश ऑस्ट्रिया हंगेरी का दुश्मन था और इस घटना के बाद सर्बिया को पाठ सिखाने का तय हुआ।
अब आश्चर्य की बात तो ये थी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ, जो उस वक्त 83 साल के थे, उन्होंने कई दिनों तक इस घटना पर कोई प्रतिभाव नहीं दिया और ऊपर से ये इस घटना को नियति मानकर भुलाते चले गए। लेकिन इस घटना के बाद उनके विदेश प्रधान और उनके सेनापति सर्बिया को बख्शना नहीं चाहते थे। वे दोनों सर्बिया पर आक्रमण कर उसे ऑस्ट्रिया हंगेरी से मिलाने का ये स्वर्ण अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे और वृद्ध सम्राट को इन दोनों ने सर्बिया पर आक्रमण कर राजकुमार का बदला लेने के लिए उकसाया। 23 जुलाई साल 1914 राजकुमार की हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया को 10 प्रस्तावों का अल्टीमेटम भेजा और इन 10 में से सर्बिया ने उनकी 8 बातों का स्वीकार किया और 2 बातों का अस्वीकार करने के लिए सर्बिया के शासक ने क्षमा मांगी, क्योंकि उन 2 बातों से उनके राजधर्म का भंग होता था। दरअसल इतनी बातें मानने के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी को ये बात यही खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा 3 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने युद्ध की घोषणा कर दी। 28 जुलाई साल 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया के उत्तर पश्चिम हिस्से में लॉन्ग रेंज टैंक से गोले बरसाना शुरू कर दिया और ये था प्रथम विश्व युद्ध का आगाज। उस समय पूरे विश्व को शायद ये पता नहीं था कि ये टैंक से निकलने वाले गोले विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लेंगे। विश्व में पहले कभी ना हुआ हो ऐसा विश्व विग्रह शुरू होने वाला था और इसमें दुनिया के लगभग 2.25 करोड़ लोग बलि चढ़ने वाले थे, करोड़ों लोग अपाहिज होने वाले थे और अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला था। दोस्तों, इस घटना के करीब 100 साल पहले का समय यूरोप के लिए ऑल ओवर शांतिपूर्ण गुजरा था। इन 100 सालों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था और ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया के इस स्थानिक युद्ध का पूरे विश्व पे असर होगा ऐसा तो कोई मजबूत कारण नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हवा, बारूद और चिंगारी, जब ये 3 चीजों का संगम हो तो दावानर का जन्म होना तय हो जाता है। उस वक्त के यूरोप के हालात और समीकरण ऐसे थे कि हवा और बारूद तो तैयार था और राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड की हत्या चिंगारी को जन्म दे चुकी थी। तो आइए जानते हैं उन हवा, कोयला और आग यानी कि उन 3 महत्वपूर्ण कारणों को। पहला कारण, प्रिंस बिस्मार्क ने 39 छोटे छोटे जर्मन भाषी राज्यों को मिलाकर सन 1831 में जर्मनी नाम के एक ऑल इन वन राज्य का गठन किया था। एकीकरण के नाम पर जर्मनी नाम का ये राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। अब इन 39 छोटे राज्यों में से एक पर्शिया नाम का राज्य भी था और इन पर्शिया नाम के राज्य का एक व्यक्ति यानी कि विल्हेम केजर इस पूरे जर्मनी राष्ट्र का सम्राट बना था और इसके कारण पूरे यूरोप में भय का वातावरण फैल चुका था। इटाली का सर्जन भी साल 1801 में भाषावाद के नाम पर हुआ था, इसलिए इटाली नाम की भी एक बड़ी सत्ता का सर्जन यूरोप में हो चुका था और राजनैतिक समीकरण पहले से बदल चुके थे और इन बदलते हुए समीकरणों ने पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद का चेप लगाया था जो अंततः भाषा और जातिवाद पर आधारित था। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे सर्बिया की प्रजा स्वाल जाति की थी और ऑस्ट्रिया हंगेरी के दक्षिण में भी बहुत सारे स्वाल लोग बसे हुए थे जो स्वतंत्रता के आंदोलन चला रहे थे और सबसे बलवान स्वाल देश रशिया का इन आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन था। दरअसल रशिया यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने एक बड़े स्वाल राष्ट्र को खड़ा करना चाहता था, जिसके कारण वो सर्बिया को खुला समर्थन दे रहा था। इस तरफ हिटलर सहित सभी ऑस्ट्रियन वासी यानी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के पश्चिम सीमा के प्रांत वाले सभी जर्मन भाषी और जर्मनिक जाति के थे, इसलिए जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया हंगेरी की तरफ था। सर्बिया उनके लिए शत्रु देश था। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पूरा यूरोप 2 छावनियों में बटा हुआ था। कारण नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया का निजी विग्रह पूरे विश्व को युद्ध में खींच लाया। उसका दूसरा कारण था नए खोजे हुए टेक्निकल वेपन्स, मशीन गन्स और टैंक्स और इन खोजों से उन खोजकर्ता देशों को मिला आत्मबल। नई टेक्नोलॉजी से नए नए सशस्त्र बने ये देश शत्रु देश को चुटकी में ही मसल देने की सोचते थे। इनके पास एक और शस्त्र था फाइटर प्लेन्स, जो साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने खोजे हुए अहिंसक प्लेन की हिंसक कॉपी थे और जर्मनी के एंथनी फोरक नाम के इंजीनियर इस फाइटर प्लेन्स के खोजक थे। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने देश के लिए ऐसे फाइटर प्लेन्स बना चुके थे और इन तीनों देशों को अपनी इस खोजी हुई टेक्नोलॉजी पर बहुत गर्व था।
लड़ाई के लिए यूरोपीय देशों को और ज्यादा बल देने वाली नई टेक्निक थी सबमरीन। उस समय परंपरागत तौर पर विश्व के लगभग ज्यादातर समुद्रों पे ब्रिटेन की सत्ता थी। ब्रिटेन के अश्वमेघ जहाजों को चैलेंज करना उस वक्त पूरे विश्व में किसी भी देश के बस की बात नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी के पहले ही डेकेड में हुई इन खोजों ने अब समय को बदल दिया था। इधर जर्मनी भी समुद्री ताकत में ब्रिटेन के बराबर बन चुका था। दोनों देशों में मानो हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मची हो और महासागरों पर ब्रिटेन की मोनोपोली जर्मनी हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। लड़ाई को तुल देने वाला और एक कारण था मशीन गन्स। इससे पहले की लड़ाइयों में बोल्ट एक्शन राइफलों का इस्तेमाल किया जाता था और उन राइफलों में एक एक ट्रिगर दबाने से एक एक गोली ही छूट सकती थी। लेकिन साल 1883 में हिरान मैक्सिन नाम के एक अमेरिकन खोजक ने पहली मशीन गन बनाई थी और तब से लेकर साल 1914 तक तो उसमें काफी सुधार हो गए और मशीन गन की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी तब उभर कर आई। साल 1914 तक ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के पास तो ऐसी मशीन गनों के अंबार भरे पड़े थे और इस हथियार ने इन देशों को एक नई हिम्मत दी थी। और इस वजह से अगर युद्ध की नौबत आई तो घड़ी भर भी सोचे बिना युद्ध में कूद पड़ने का उनमें साहस बढ़ा था। कारण नंबर 3, ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया के स्थायी युद्ध को विश्व युद्ध का स्वरूप देने वाले राष्ट्रवाद और नई टेक्नोलॉजी के शस्त्र, ये 2 कारण तो थे ही, लेकिन इनके साथ एक तीसरा कारण था यूरोप के देश की आपसी समझौती या आपसी गठबंधन। जी हाँ, यूरोप के प्रत्येक देश ने एक दूसरे के साथ अंदर अंदर आपसी समझौते किए थे। मतलब कि अगर युद्ध की नौबत आए तो मित्र देश को उसके साथी मित्र देश को सहयोग देना था और उसके बचाव के लिए खुद युद्ध में झोंक जाना था। ऊपर से इनमें से कई करार तो द्विपक्षीय थे और इन करारों और समझौतों ने यूरोप के कई देशों को युद्ध करने का और ज्यादा साहस दिया। जैसे मान लो कि कोई 2 देशों के बीच मतभेद की वजह से अगर युद्ध की नौबत आती है तो कोई छोटा देश बड़े देश से आसानी से युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अगर उस छोटे देश को किसी और बड़े मित्र देश का सपोर्ट हो, उससे उसके करार हो चुके हो, तो उस छोटे देश को अपनी हिम्मत से ज्यादा जोखिम खेलने का आत्मबल मिलेगा और वो छोटा देश अपनी औकात से ज्यादा बड़ा युद्ध खेल लेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही था। इन शॉर्ट, संघर्ष की आग अभी स्थानिक न रहकर पूरे विश्व में फैलने वाली थी और प्रत्येक देश अपने किए हुए करारों के कारण युद्ध में कूदने वाला था। इसमें सबसे पहले पहल करने वाला देश रशिया था, जिसने अपने जैसे ही स्वाल जाति के देशों को लश्करी सहायता देने का लिखित में वचन दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि उस वक्त रशिया की आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब थी। रशियन देश के क्रांतिकारी उनके सत्ताधीश जार निकोलस II के सामने आंदोलन कर रहे थे। ये क्रांतिकारी लोग रशिया में राजाशाही और सामंतशाही खत्म करके साम्यवाद लाना चाहते थे और सोवियत संघ के खेत मजूर, कामदार, बेरोजगार सब इसमें शामिल थे और हिंसा बेकाबू होती जा रही थी। इस हिंसक आंदोलनों के बीच रशिया के जार निकोलस ने इस क्रांतिकारियों के मुखिया व्लादिमीर लेनिन को रशिया से बाहर देश निकाला दिया था। लेकिन लेनिन को आउट ऑफ द कंट्री भेजने के बावजूद भी सत्ता जार निकोलस के हाथ में से सरकती हुई नजर आ रही थी। अभी इन सब के बीच जार निकोलस को लगा के ऑस्ट्रिया हंगेरी के युद्ध में उनके दुश्मन सर्बिया को, जिसके लोग स्वाल जाति के ही थे, उन्हें अगर मदद करके उन्हें सैन्य सहायता दी जाए तो रशियन देशवासियों का मन डाइवर्ट हो जाएगा और इस रोज रोज होने वाले युद्ध में लगा रहेगा और रशिया के घर आंगन में होने वाले इन आंदोलनों का अंत आ जाएगा। और इसीलिए जार निकोलस ने 30 जुलाई 1914 को सर्बिया की मदद करने के लिए रशियन फौज भेज दी और रशिया के इस कदम ने जर्मनी के सम्राट केजर विल्हेम को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो करार के कारण जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगेरी का साथ देना था और इसके लिए केजर को, यानी कि जर्मनी को रशिया जैसे देश के सामने लड़ना होगा, उसकी केजर ने कभी भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अभी करार तो करार है, इसलिए दूसरे ही दिन जर्मनी ने रशिया को 24 घंटे में अपनी फौजी कार्यवाही समेट लेने का अल्टीमेटम दे दिया और वहां फ्रांस को, जो अभी तक युद्ध में एंटर नहीं हुआ था, उसे जर्मनी ने 18 घंटे में तटस्थता जाहिर करने का फरमान भेज दिया। मतलब जर्मनी चाहता था कि इस युद्ध में फ्रांस न्यूट्रल रहे। अब रशिया ने जर्मनी की इस मांग को ठुकरा दिया, इसलिए जर्मनी ने इवेंचुअली रशिया के सामने युद्ध डिक्लेयर कर दिया और वहां फ्रांस ने जर्मनी की कोई भी परवाह न किए बिना उसे कोई जवाब नहीं दिया।
इसलिए रशिया के बाद फ्रांस की बारी थी। फिर भी ये युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए ऐसे तो कोई लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि विश्व की बड़ी ताकतें तो अभी इस अखाड़े से दूर थी और इस बड़ी ताकतों में ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे देश शामिल थे। वैसे यूरोप में चाहे कुछ भी हो, उससे अटलांटिक ओशन के उस पार बसे अमेरिका को वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। यूरोप के साथ अमेरिका का कोई अगर संबंध था तो वो बस इतना के सालों पहले अमेरिका में बसने वाले लोगों के दादा परदादा यूरोप से अमेरिका आकर बसे थे। बाकी खुद की ही सामाजिक, आर्थिक और राजकीय नीतियों से मतलब रखने वाला अमेरिका उस समय विश्व के राजकारण से अछूता था। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की सर्वोच्च और सबसे बड़ी महासत्ता द ग्रेट ब्रिटेन था। अब ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुमार की जो हत्या हुई, इस बात का दूर दूर तक ब्रिटेन से कोई लेना देना भी नहीं था और इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ठंडा कलेजा लिए बैठे हुए थे। और अगर इस युद्ध में ब्रिटेन लड़े भी तो किसके साथ लड़े? जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन नहीं था, दोनों के बीच मैत्री करार थे। ऊपर से जर्मनी के सम्राट केजर और ब्रिटेन के राजा पंचम मामा बुआ के भाई थे, मतलब कि कजिन ब्रदर्स थे। और इसलिए अगर लड़ाई के सारे मोर्चे भी खुल जाए फिर भी ब्रिटेन ने तटस्थ रहने की ठान ली थी। इसलिए जब जर्मनी ने फ्रांस को अपनी तटस्थता जाहिर करने का फरमान भेजा, उसके दूसरे ही दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री छुट्टी पर जाने वाले थे। लेकिन अचानक ब्रिटेन में बसे फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक अर्जेंट मीटिंग करने का न्योता भेजा और इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लंदन में ही रहना पड़ा। और दूसरे दिन दोनों मिले भी और फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से यह प्रस्ताव रखा कि हमारी सरकार ये चाहती है कि अगर कभी भी जर्मनी फ्रांस पर हमला करे तो उस परिस्थिति में आप हमारा सहयोग करें और ब्रिटिश फौज फ्रांस के सहयोग के लिए भेजे। और इस विषय पर आपकी राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। इस बात पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, लेकिन मैं अपना सैन्य फ्रांस में नहीं भेज सकता हूँ। यूरोप खंड में अगर युद्ध हो तो मैं उसमें ब्रिटेन को धकेलना नहीं चाहता हूँ, और अगर मैं आपको अभी हाँ कह दूं तो आज शाम तक मेरी सरकार गिर पड़ेगी। और वैसे भी आपके साथ, यानी कि आप फ्रांस के साथ अभी तक जर्मनी को कहाँ कोई मतभेद हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सही ही कहा था, जर्मनी और फ्रांस के बीच अभी तक ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ था। लेकिन परिस्थिति उसके दूसरे दिन पलटने वाली थी। 2 अगस्त 1914 इस दिन जर्मनी ने फ्रांस को यह सूचना दे दी कि आप तुरंत डिक्लेयर करो कि आप किसके साथ हो। इस पर फ्रांस ने जवाब दिया कि अगर युद्ध हो उस परिस्थिति में फ्रांस खुद का निर्णय खुद करेगा। अब जर्मनी को फ्रांस का यह जवाब अस्पष्ट लगा। जर्मनी को लगा कि शायद फ्रांस युद्ध लड़ने के लिए कोई उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इस तरफ फ्रांस के मन में ऐसा कोई इरादा नहीं था। फ्रांस उस समय बस किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना खुद का निर्णय खुद लेना चाहता था, किसी के कहने पर नहीं। लेकिन फिर भी जर्मनी के सम्राट केजर को यह लगा कि अगर फ्रांस भी हमारे साथ युद्ध करता है तो पूर्व में रशिया के साथ और यहाँ पश्चिम में फ्रांस के साथ दो मोर्चों पर युद्ध करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए सिर्फ शंका के आधार पर जर्मनी के सम्राट केजर ने सबसे पहले फ्रांस का काम तमाम करने की सोच ली, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। लेकिन इधर जर्मनी में चहल पहल देखते हुए फ्रांस ने जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर पर करीब 10 लाख सैनिक तैनात किए। जर्मनी को यह पता था कि अगर आमने सामने की बॉर्डर पे वो लड़ाई करेगा तो जर्मनी को दोनों तरफ से नुकसान होगा, और इसलिए जर्मनी कोई बीच का रास्ता अपनाकर युद्ध करना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ आप इस नक्शे में देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहाँ पर बेल्जियम नाम का एक देश है। अब जर्मनी के सम्राट केजर को यह लगा कि वो अगर बेल्जियम के थ्रू सेना फ्रांस में भेजते हैं, इस हालात में फ्रांस अपनी सेना जर्मनी बॉर्डर पर तैनात की है ऐसे भ्रम में रहेगा, और इधर पिछवाड़े से जर्मन सेना बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर देगी। इसलिए केजर ने दूसरे ही दिन बेल्जियम के राजा एल्बर्ट को संदेश भेजा कि आप अपने देश की लैंड हमें फ्रांस में घुसने के लिए इस्तेमाल करने दीजिए। हमारे करीब 4 लाख सैनिक आपके देश के थ्रू फ्रांस में घुसेंगे, और आपके देश के पुल, खेत, रास्ते, बगीचे, इनमें से किसी भी जगह का कोई भी नुकसान होगा तो वो हमारा देश भरेगा। लेकिन बेल्जियम के राजा एल्बर्ट ने यह मंजूरी नहीं दी। एल्बर्ट ने यह सोचा कि जर्मनी के पास करीब 45 लाख सैनिकों का सैन्य है,
और उसमें से जर्मनी चाहता है कि करीब 4 लाख सैनिक बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में घुसेंगे। लेकिन इधर बेल्जियम में मतलब उनके खुद के पास तो 1,17,000 सैनिकों का ही सैन्य था, और इस परिस्थिति में अगर जर्मनी चाहे तो बेल्जियम को भी हथिया सकता था। इस डर के कारण बेल्जियम के किंग ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, और इसके बाद तुरंत ही 3 अगस्त 1914 के दिन बेल्जियम के राजा एल्बर्ट ने ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम से सहायता मांगी। अब बेल्जियम के राजा ने ब्रिटेन से सहायता इसलिए मांगी क्योंकि सन 1839 में ब्रिटेन की और बेल्जियम की एक सैन्य समझौती हुई थी कि कभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो कि बेल्जियम को अगर किसी देश से युद्ध का खतरा हो तो उसे ब्रिटेन सहायता करेगा। लेकिन अगर बहुत पुराने इस समझौते को ब्रिटेन ने आउटडेटेड गिनाकर बेल्जियम की सहायता नहीं की होती तो राई का पहाड़ ना होता, और पहाड़ का शायद पहला विश्व युद्ध ना होता। क्योंकि अगर बेल्जियम के थ्रू जर्मनी फ्रांस में घुस भी जाता तो जर्मनी के 45 लाख सैनिकों को टक्कर दे सके उतनी तो फ्रांस में क्षमता थी। इसलिए बेल्जियम में इंस्टेबिलिटी की स्थिति में फ्रांस बेल्जियम को सहायता दे सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का जब डिसीजन लेने की बारी आई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हल्बर्ट ने उल्टा सोचा। उन्होंने ये सोचा कि विजय पर विजय हासिल करता हुआ जर्मन सैन्य अगर फ्रांस को भी जीत लेता है और इंग्लिश समुद्र को पार करके ब्रिटेन पहुंच जाता है तो उनका देश भी खतरे में था, और निष्क्रिय होने के कारण शायद उनको अपनी सरकार से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन वास्तव में उनकी ये धारणा अतिशयोक्ति थी। खैर 4 अगस्त 1914 बेल्जियम के विरोध के बावजूद जर्मन सैन्य बेल्जियम में घुसा, और उसी दिन करार के कारण ब्रिटेन ने भी जर्मनी के सामने युद्ध की घोषणा कर दी। और ब्रिटेन की इस घोषणा के साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा भयानक पुरवार होने वाले थे, क्योंकि ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद दुनिया में जहां कहीं भी ब्रिटिश राज था वो सभी देश इस युद्ध में कूदने वाले थे। जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इजिप्ट, युगांडा, ऐसे कई सारे देशों की सेनाएं अब ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ने वाली थी। और इस एंटायर पूरे ब्रिटिश राज में सबसे बड़ा सैन्य था भारत देश का। अब ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद ब्रिटिश राज के लिए युद्ध लड़ने के लिए भारत की महान सेना में से कुछ टुकड़ियां यानी कि कुल 8,50,000 सैनिक जहाज में युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजे गए। इधर ईरान, इराक, तुर्की, इन सब देशों में उस समय बड़ी गाड़ियां यानी कि मोटर कारें नहीं थी, इसलिए ऊंची जाति के कुछ अश्व और भारत में से कई सारे ऊंट ले जाए गए। इस युद्ध में दोस्तों सिर्फ भारत देश के लोगों की बात करें तो 80,000 भारतीय सैनिक मरने वाले थे और 60,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक घायल होने वाले थे। इसके अलावा 3,000 घोड़े, 65,000 खच्चर, 11,000 ऊंट और 5,000 बैल की भी बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का कि ये सब बलिदान भारत के लिए नहीं, लेकिन भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश राज के लिए था। इधर 4 अगस्त 1914 के दिन जब ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की तो एक के बाद एक सारे देश युद्ध में कूद पड़े। यहाँ देखिए, अगस्त 6 के दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी ने रशिया के सामने, अगस्त 8 के दिन सर्बिया के मित्र देश मोंटेग्रो ने ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने, 9 अगस्त के दिन फ्रांस ने भी ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने, 12 अगस्त के दिन ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने और एट द सेम डे मोंटेग्रो ने जर्मनी के सामने, 23 अगस्त के दिन जापान ने भी जर्मनी के सामने और उसके 2 दिन बाद 25 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगेरी ने जापान के सामने युद्ध की घोषणाएं कर दी। ऐसे देखे तो कुछ 1 महीने से भी कम समय में कुल 9 देशों ने एक दूसरे के सामने युद्ध का बिगुल बजा दिया था। और अगर ब्रिटिश राज्य के अंडर के भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों को गिना जाए तो साल 1914 के अगस्त महीने में कुल 28 देश युद्ध में कूद पड़े थे। अब इन सब में गौर करने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका को यूरोपियन देशों से या उनके युद्धों से कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी कुछ ऐसे विचित्र कारण बने कि अमेरिका की भी युद्ध में शामिलियत हो गई। तो हुआ यूं कि ब्रिटेन की युद्ध में शामिल होने की घोषणा करने के बाद जर्मनी के सम्राट केजर ये चाहते थे कि महासागरों पर ब्रिटेन की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो जाए और इसलिए सम्राट केजर ने अपने देशों की सबमरीन्स को अटलांटिक ओशन में काम पे लगा दिया। जर्मनी की सबमरीनों ने ब्रिटेन की सभी सबमरीन्स को और उसके पैसेंजर और मालवाहक जहाजों को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया। और इस घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रमुख वुडो विल्सन से सहायता मांगी,
लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडो विल्सन ने मना कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका को यूरोप की धरती पर होने वाले इस युद्ध में शामिल करना नहीं चाहते थे और वो उनके देश के हित में भी नहीं था। लेकिन अमेरिका को ठेस पहुंचा देने वाली घटना 7 मई 1915 के दिन घटी, जब जर्मन सबमरीन ने ब्रिटेन के एक पैसेंजर जहाज को टारगेट कर दिया। इस ब्रिटिश जहाज का नाम था लुसिटेनिया, जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रहा था। इस घटना को लुसिटेनिया डिजास्टर भी कहते हैं और इस घटना में जहाज में मौजूद 1198 लोग मारे गए और इनमें से 128 तो अमेरिकी नागरिक थे। अब अमेरिका को युद्ध में कूद पड़ने के लिए यह कारण काफी था, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद जर्मनी के सम्राट केजर ने अमेरिका से माफी मांगी और अंधाधुंध छापेमारी कर आगे से ब्रिटिश जहाजों को ऐसे टारगेट नहीं किया जाएगा, ये प्रॉमिस किया। और इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर कोई भी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी और यहीं पर बात का अंत आ गया। यहाँ पर जर्मनी का ये प्रॉमिस कि अंधाधुंध फायरिंग नहीं होगी, इसका मतलब ये कि जर्मनी पहले ये चेक करेगा कि जहाज में अमेरिकी नागरिक तो नहीं है और इस चेकिंग के बाद जर्मनी हमला करेगा। अब इधर जर्मनी ने जैसे ही ये नीति बनाई, इस नीति के कारण जर्मनी को ही मार पड़ने लगी, क्योंकि जैसे ही जर्मनी अमेरिकी नागरिक जहाजों में है या नहीं ये चेक करने के लिए जाता था, उससे पहले तो ब्रिटिश सैनिक जर्मन सैनिकों पर ही हमला कर देते थे और इस वजह से जर्मनी के कई सारे सैनिक मारे गए और जर्मनी की कई सारी सबमरीन्स डुबा दी गई। इस नीति के कारण जर्मनी को बहुत ही बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे थे और ब्रिटेन की समुद्री सत्ता को नाकाबंदी करने का जर्मनी का प्लान फ्लॉप होता दिखाई दे रहा था। अब जर्मनी के सामने प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि अगर हमें समुद्री युद्ध जीतना है तो जर्मन नेवी को खुली छूट देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर जर्मन सैनिकों को खुली छूट दे दी जाए और जर्मनी फिर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दे तो उसमें अमेरिकी जहाजों या अमेरिकी नागरिकों को भी मारे जाने की संभावना तो थी ही। और अगर इस बार भी अमेरिकी नागरिक मारे गए तो अमेरिका इस बार शांत बैठने वाला नहीं था। अमेरिका उसके बाद जर्मनी को सबक सिखाने के लिए अपना शक्तिशाली सैन्य यूरोप की धरती पर उतारे, ये बात तय थी। और अब इसलिए जर्मनी के सामने तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ था। इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए, इसके बारे में कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन आखिरकार जर्मनी के सम्राट केजर ने इस संकट का उपाय ढूंढ लिया। और उपाय भी दोस्तों क्या था? उपाय ये था कि अमेरिका को उसकी घरेलू लड़ाई में उलझा दिया जाए और इसके लिए जर्मनी ने मैक्सिको को बकायदा उकसाया। दरअसल कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटा, न्यू मैक्सिको और हॉर्मिंग राज्य के संपूर्ण प्रदेश जो आज अमेरिका के स्टेट्स हैं, वो असल में सालों पहले मैक्सिको के हुआ करते थे, जिनको 1848 में अमेरिका ने ले लिए थे। और ये टोटल प्रदेश करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था और जहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। अब इस 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले प्रदेश को मैक्सिको को वापस दिलवाने के लिए जर्मनी कटिबद्ध है, ऐसा एक संदेश कोड वर्ड में जर्मनी ने मैक्सिको को भेजा। इस पूरी बात में मैक्सिको को बस करना इतना ही था कि सिर्फ अमेरिका के सामने युद्ध डिक्लेयर कर देना था और उसके बाद जर्मन सैन्य उसकी सहायता के लिए आ पहुंचने वाला था। जर्मन सरकार ने मैक्सिको को भेजा ये संदेश सांकेतिक भाषा में और गुप्त था, लेकिन ब्रिटिश गुप्तचरों ने इस गुप्त संदेश को डिकोड कर लिया और तुरंत ही अमेरिका के प्रमुख वुडो विल्सन को दे दिया। और उसके बाद फिर क्या था? 6 अप्रैल 1917 के दिन अमेरिका भी अपनी सैन्य ताकत के साथ पूर्ण जोश से पहले विश्व युद्ध में कूद पड़ा और उसके साथ ही क्यूबा, पनामा, सियाम यानी कि थाईलैंड, हेती, चीन, ग्रीस, ब्राजील ये सारे देश भी विश्व युद्ध में कूद पड़े और इटाली और 5 नए देश ठीक इससे पहले ही युद्ध में कूद पड़े थे। और यूं देखा जाए तो ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया का एक स्थानिक विग्रह अब विश्व युद्ध में परिवर्तित हो चुका था। ये युद्ध 4 वर्ष 4 महीने और 11 दिन चला, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, लाखों अपाहिज हुए और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। और इन सब में हैरान करने वाली बात इतनी ही कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुमार को मारी गई एक बुलेट या यूं कहे कि एक चिंगारी, जिसने इतनी बड़ी मात्रा में तबाही फैलाई। इस बुलेट को याद रखना दोस्तों, ये बुलेट हमें आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि इस छोटी सी बुलेट ने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। आइए उन बदलावों को देखते हैं।
इतनी छोटी सी बुलेट की बड़ी बड़ी असरों में से एक असर तो ये कि रसिया में 370 साल पुरानी ज़ारशाही का अंत हो गया और वहां पे साम्यवाद शुरू हुआ। और कुछ समय बाद ये साम्यवादी देश रशिया और अमेरिका के बीच एक लंबा विश्व विग्रह यानी कि कोल्ड वॉर शुरू होने वाला था। और इस कोल्ड वॉर के चलते ये दोनों ही देश करीब 30,000 परमाणु बम बना देने वाले थे। इस युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बहुत सारे अन्याय भी हुए जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस युद्ध के असर के चलते ब्रिटेन का सूरज अब लगभग अंत होने वाला था और पश्चिम में अमेरिका नाम की एक नई शक्ति महासत्ता बनने वाली थी। दरअसल यूरोप में हुए इस महायुद्ध के कारण यूरोप की कई इंडस्ट्रीज, कई सारे उद्योग निस्त नाबूद हो चुके थे। उस समय यूरोप की लगभग सारी कंपनियां और मिलें बंद हो चुकी थी। यूरोप में टेक्नोलॉजिकली अब खुद कुछ भी पैदा करने की क्षमता नहीं थी और इसलिए यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में नए उद्योगों का स्थापत्य शुरू हुआ और इन नई इंडस्ट्रीज ने अमेरिका को कुछ ही सालों में पैसे वाला बना दिया। इस विश्व युद्ध ने कई देशों के नक्शे भी बदल कर रख दिए। ऑस्ट्रिया हंगेरी जो एक थे उस देश का बंटवारा हो गया और ऑस्ट्रिया और हंगेरी दो अलग अलग देशों की स्थापना हुई। मॉन्टेनेग्रो नाम के देश का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। युगोस्लोविया नाम के एक तद्दन ही नए देश का जन्म हुआ। इसके अलावा इस्तोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे कई और नए देश भी जन्मे। इस विश्व युद्ध ने रोमानिया देश का भौगोलिक कद लगभग दुगना कर दिया। अब इस युद्ध के बाद देखिए जर्मनी के साथ क्या हुआ। युद्ध में जर्मनी का बहुत ही बुरी तरीके से पराजय हुआ, इसलिए केजर को अपने जर्मन देश का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आसपास के देशों को दे देना पड़ा। जर्मनी का टोटल लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना विस्तार उसके आसपास के देशों ने लेकर बांट लिया। इसके अलावा जर्मनी के रेलवे इंजिन्स, टेक्नोलॉजी और सभी सबमरीन्स को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध में हुए नुकसान के नाम पर छीन लिए। ऊपर से जर्मनी पर 50 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई और ये पेनल्टी जर्मनी के लिए कमर तोड़ थी, बहुत ही असह्य। जर्मनी की प्रजा के लिए ये बहुत ही विपरीत और असंतोषजनक स्थिति थी, लेकिन उनमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी और प्रतिकार करे तो भी किसके सामने करे। उनका देश और उनकी सरकार घुटनों पर थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक घटना का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई इस आकस्मिक घटना ने स्थिति को दोबारा पलट दिया। घटना यूं थी कि एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम था हेनरी टेंडी, वो प्रथम विश्व युद्ध के अंत समय में फ्रांस की उत्तर सीमा में जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहा था। हेनरी टेंडी और उसके साथी कई घंटों से लुइस टाइप की राइफल्स के साथ जर्मन सैनिकों से युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इन सबके बीच अचानक या अकस्मात से एक जर्मन सैनिक हेनरी टेंडी की राइफल लाइन के सामने आकर खड़ा हो गया। वो जर्मन सैनिक घायल था और उसने हेनरी टेंडी के सामने भी अपनी राइफल टान रखी थी, लेकिन लगता नहीं था कि वो राइफल चला पाएगा। हेनरी टेंडी ने अपनी सोच बदल दी और उसे शूट ना करने की सोची और हेनरी टेंडी ने अपनी राइफल नीचे झुका दी और उस जर्मन सैनिक ने भी अपनी राइफल नीचे झुकाई और वो जर्मन सैनिक आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वहां से दूर चला गया। इस घटना का वर्णन हेनरी टेंडी ने खुद किया और कई सालों बाद हेनरी टेंडी को इस बात का पछतावा हुआ। आपको बता दें कि सन 1977 में हेनरी टेंडी का अवसान हुआ था और तब तक वो इस जर्मन सैनिक को न मारने वाली गलती के कारण पछता रहे थे, क्योंकि टेंडी की राइफल का जो शिकार नहीं हुआ था वो जर्मन सैनिक था एडोल्फ हिटलर। विधि का विधान देखिए दोस्तों, एक गोली छूटने से पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरी गोली ना छूटने से दूसरा विश्व युद्ध। इतिहास हमेशा ऐसे ही बनता है। Like, comment, and subscribe.